मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। आज हम लोग मोशन का लास्ट लेक्चर करते हैं। सर्कुलर मोशन हमारा रह गया था, है ना। तो आज सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करते हैं और इसके साथ ही फिजिक्स का अपना पहला चैप्टर यानी मोशन को भी फिनिश करते हैं और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम जस्ट स्टार्ट। तो बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करते हैं? सर्कुलर मोशन की। व्हाट डू वी मीन बाय सर्कुलर मोशन? तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि सर्कुलर मोशन आखिर है क्या। तो भैया देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, क्या करता है? सर्कुलर पाथ में मूव करता है, देन उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा यानी द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी सेड टू बी सर्कुलर मोशन। क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन को हम क्या कहते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए जैसे आप देख रहे हैं कि ये वेरियस अलग अलग डिज़ाइंस बने हुए हैं। तो जैसे ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है, ये तो अच्छा सर्कल होता क्या है? सर्कल ये जो एक डिज़ाइन है जिसे आप लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। अब मैं यहाँ सर्कल की डेफिनेशन नहीं बताने वाला क्योंकि ये मैथ का टॉपिक है, तो जब सर्कल पढ़ाऊंगा तब मैं सर्कल की डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम बस सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, सर्कल की नहीं। तो देखिए भैया, तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है ठीक है, ये सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इस सर्कल पर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके सेंटर के अबाउट गोल गोल घूमेगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी सेंटर से, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस हमेशा सेंटर से हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में क्या क्या होता है? तो पहली चीज याद रखिए, सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, सर्कुलर मोशन की दो कैटेगरीज हैं। पहला है यूसीएम यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ यूनिफॉर्म, एक्चुअली आपको ना ही यूनिफॉर्म से मतलब है ना ही नॉन यूनिफॉर्म से मतलब है। आपको बस हल्का सा सर्कुलर मोशन का बस टॉपिक दे दिया कि कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करे सर्कुलर मोशन कहलाती है। बाकी डिटेल में इसका कुछ भी नहीं है। बाकी यूसीएम और नॉन यूसीएम दोनों जो है आपको 11th में पढ़ना होगा। बस अभी हल्का सा इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट करता क्या? सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट हमेशा कांस्टेंट स्पीड से, क्या आप तो आपके में यूसीएम है तो हम यूसीएम की बात करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? कांस्टेंट स्पीड से। तो अब कोई बच्चा मेरे से आकर के बोलेगा कि सर ये बताइए कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ से आया? आपने तो बोला है कि जो सर्कुलर मोशन है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी मतलब स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी स्पीड तो कांस्टेंट है। तो फिर आप एक्सेलरेटेड मोशन कैसे बोल रहे हो? तो भैया मैं आपको बता दूं कि सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती है। क्या? वेलोसिटी चेंजेस। अब आप बोलोगे वेलोसिटी कैसे चेंजेस? ठीक है, तो क्या होता है बेटा कि इसमें जब ऑब्जेक्ट स्पीड तो इसकी कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी लगातार चेंज होती है। समझिएगा कैसे?
जैसे मान लीजिए सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमेशा जैसे कि ऐसे ही किसी भी टाइम पे अगर वेलोसिटी देखनी है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी देखते कैसे हैं। तो देखिए वेलोसिटी जो रहती है ऑब्जेक्ट की वो हमेशा टेंजेंशियल रहती है। कैसी रहती है? टेंजेंशियल रहती है। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन रहती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है, चेंज होती रहती है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो अगर टोटली हम इसको बोलें तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी remains constant but direction continuously changes। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो लगातार क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर स्पीड बोलेंगे तो वो कांस्टेंट बोली जाएगी, वेलोसिटी बोलेंगे तो वो चेंजिंग बोली जाएगी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा। जैसे 10 है वेलोसिटी तो 10 ही रहती है, 15 है वेलोसिटी तो 15 ही रहती है, लेकिन लगातार डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता रहता है। लगातार डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होता रहता है सर्कुलर मोशन में। दैट इज व्हाई सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे ज़्यादा आपके में ऑब्जेक्टिव आने का यही चांसेस है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाएगा सर्कुलर मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है कि अनएक्सेलरेटेड मोशन है। तो सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, बिकॉज इसमें कंटिन्यूअसली जो ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन करता हुआ उसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। आइए दिखाता हूं कैसे चेंज होती रहती है। देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो किसी भी टाइम पे मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है, अब बोला गया इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए। तो आप क्या करिए, किसी भी पॉइंट पर अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो बस आप कुछ मत करिए। आप जानते हैं सर्कल की टेंजेंट आपने पढ़ी है ना, टेंजेंट तो आप पढ़ चुके होंगे अब तक, है ना। तो टेंजेंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट से आप सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। जो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा, वेलोसिटी का हो जाएगा। और अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना नहीं आता, आपको नहीं पता कि टेंजेंट क्या होती है, तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, सेंटर से ज्वाइन कर दो रेडियस से, तो ये रेडियस हो गई। अब क्या करिए, इस रेडियस पे इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या ड्रॉ कर दीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ये परपेंडिकुलर आएगा ना, यही क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल इन सर्कुलर मोशन। क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल इन सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमेशा कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है। कहने का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होता है। क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर आपको सर्कुलर मोशन में आपको ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो अब ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट पर है वहाँ पर आप उस सर्कल में टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। टेंजेंट का जो भी डायरेक्शन आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑल्सो। आ गई बात समझ में। तो ये हमारा होता है सर्कुलर मोशन। आई होप समझ में आया होगा। अब सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी की हम बात करते हैं, स्पीड की, वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर सर्कुलर मोशन में स्पीड की बात की जाए तो मान लीजिए कि एन ऑब्जेक्ट takes t second to complete one revolution।
कि मान लीजिए एक चक्कर कंप्लीट करने में किसी ऑब्जेक्ट को t सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है, तो जो उसकी स्पीड हो जाएगी दैट विल बी 2 पाई आर अपॉन टी। क्या हो जाएगी? 2 पाई आर अपॉन टी। आई बात समझ में? क्यों? देखिएगा भाई, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे तो एक चक्कर मान लो यहाँ से शुरू किया और जाते 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 ऐसे 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 होते होते और घूम के क्या हो गया, ये यहीं पर यहाँ पर आ गया। तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 2 पाई आर। भाई सरकमफ्रेंस पे चल रहा है तो सरकमफ्रेंस की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर होती है। तो जितनी सरकमफ्रेंस होगी उतनी डिस्टेंस को तो ट्रैवल करेगा, और इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में इसको टाइम कितना लगा है? t सेकेंड का टाइम लगा है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 पाई आर हो गई। टाइम कितना हो गया? कैपिटल टी हो गया। तो जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई? 2 पाई आर अपॉन टी। आई बात समझ में? तो अगर आपसे कभी भी सर्कुलर मोशन की स्पीड आपसे पूछ ले तो बस आप क्या करिए, सरकमफ्रेंस निकाल लीजिए। एक सर्कल कंप्लीट करने में या एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है वो आपको पता होना चाहिए। आप उठा के डिवाइड कर देंगे और आपका जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, स्पीड यहाँ से निकल आएगी और डायरेक्शन पता करना है तो आप जिस भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ पर टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर है तो यहाँ पर टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यहाँ पर है तो ये टैंजेंट। तो ये सब जो डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएंगी? वेलोसिटी हो जाएंगी। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन बता सकते हैं। बस आपको जिस भी समय पर ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी है बस उस पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ कर दीजिए? टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें, अच्छा सर्कुलर मोशन तो हमारी गाड़ी के जो पहिए होते हैं, साइकिल के जो पहिए होते हैं या किसी भी चीज़ के पहिए होते हैं, तो वो क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन ही तो करते हैं ज़मीन पर। एक्चुअली वो रोटेशन होता है, वो लीनियर और सर्कुलर का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ सर्कुलर मोशन की बात करें कि बस रोटेट होने की बात करें, ठीक है, तो अगर आप देखें तो कोई मान लो कोई पहिया, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल है। अब बोला जाए कि ये बताओ एक चक्कर कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? एक चक्कर, जैसे मान लो ये पहिया था, ये घूम के यहाँ आ गया, ठीक है, और बोला गया कि इसने यहाँ से यहाँ आने में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। कितना किया? 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। तो जब यहाँ से यहाँ तक आने में इसने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी सर्कल जो होता है एक चक्कर में अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। मतलब जो इसकी सरकमफ्रेंस होगी, यानी कि हिंदी में बोले तो परिधि होगी। क्या होगी? परिधि होगी। तो जो भी इसकी सरकमफ्रेंस होगी एक चक्कर में ये उतनी ही डिस्टेंस को क्या कर लेगा? ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, तो एनी सर्कल ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 पाई आर, कितना? इन 1 रिवॉल्यूशन। क्या? इन 1 रिवॉल्यूशन। आई बात समझ में? कोई भी पहिया या कोई भी सर्कल अगर एक चक्कर लगाता है तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 2 पाई आर, यानी कि अपनी सरकमफ्रेंस के बराबर, यानी कि अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस को क्या करता है? ट्रैवल करता है। आई बात समझ में? तो इस तरह से कभी आप जैसे मान लीजिए कल को बोला जाए कि एक सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 7 ले लेते हैं, चलो एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। बताइए ये 50 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 50 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो एक रिवॉल्यूशन में कितना जाएगा? 2 पाई आर जाएगा। एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई आर, यानी कितना? 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर आ गया, 44 सेंटीमीटर। तो बोला एक चक्कर में जाएगा 44 सेंटीमीटर। कितने चक्कर बोले? 50 चक्कर बोले, तो 50 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई करा दो, बस खत्म काम। 44 5 जा
0 5 4 जा 22, 5 4 जा 20, 22, 2200 सेंटीमीटर जाएगा। कितना जाएगा? यानी 22 मीटर चला जाएगा। कितना चला जाएगा? 22 मीटर या 2200 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर देगा 50 रिवॉल्यूशन में। आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? ठीक है, ये तो हो गया कि अगर आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिए गए हों और आपसे बोला जाए कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चला गया, तो आप सीधे सीधे 2πr से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर गया। अब बात करते हैं कि कई बार आपको डिस्टेंस दे दी जाएगी और बोलेंगे कितने रिवॉल्यूशंस हुए। ठीक है, आइए देखिए जरा। A wheel of radius 7 centimeter will cover a distance of 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया कि एक पहिया है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। आ गई बात समझ में? कितने चक्कर में वो 4400 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, या फिर हम बोलें कि 4400 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, यानी पहिया कितनी बार अपने जो कंप्लीट रोटेशनल चक्कर है वो कितनी बार कंप्लीट करेगा, कितनी बार रिवॉल्व करेगा, ये आपसे पूछ लिया गया। तो बेटा सीधे सीधे फॉर्मूला ध्यान कर लो, चाहे समझ भी सकते हो आप, अभी समझा भी दूंगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, क्या? टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, क्या? सरकमफ्रेंस, या बोल सकते हैं 2πr, क्योंकि सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr होती है। आई बात समझ में? तो पूरी डिस्टेंस को आप सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दीजिए तो सीधे सीधे नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो जाएंगे? कैलकुलेट हो जाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कितने चक्कर लगाएगा किसी गिवन डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। आई बात समझ में? तो जैसे इसमें टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है? 4400, तो 4400 है ना, तो ये हो गया। सरकमफ्रेंस कितना हो गया? 2πr, तो 2 × 22/7 r दिया है। 7 से 7 कट गया, 22 2 जा 44, 44 कैंसिल, 100 रिवॉल्यूशंस। कितना आ गया? 100 रिवॉल्यूशंस। यानी कि 4400 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हमारा पहिया जो कि 7 सेंटीमीटर रेडियस का है उसको 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 100 बार उसको अपना कंप्लीट रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, तो वो इतनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में आपके पास ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और अब सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा फोर्स एनालिसिस कर लेते हैं। आइए फटाफट। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक है, ये गोल गोल, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये जा रहा है ऐसे, बहुत खुशी की बात है, जाने दीजिए। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, क्या? जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं जिंदगी में हम लोग। पहले जैसे पतंगबाजी बड़ी होती है, इंडिया है, पतंग तो बहुत उड़ाते हैं, बनारस कानपुर वाले जो होंगे उनको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो पतंग है, लेकिन पतंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है लंगर। अगर जो लोग जानते हो, कानपुर वाले या बनारस वाले जो होंगे वो जानते होंगे, लंगर में क्या होता है? हम एक ईंटा बांधते हैं अपनी सद्दी के साथ और उठा के बस देखते हैं कि हमारी छत के ऊपर से किसी की डोर बस निकल रही है, उठा के फेंका और नीचे गिरा ली पतंग। तो कई बार उसको ऊपर फेंकने से पहले हम लोग उसको गोल गोल ऐसे रोटेशन कराते हैं ना। तो आप देखिए, आप करा क्या रहे, जब गोल गोल उसको ऐसे ऐसे रोटेट कराते हैं रस्सी से, तो आप कर क्या रहे होते हैं? आपका जो बॉब होता है, इसको हम लोग मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में बॉब बोलेंगे, वैसे आपका लंगड़ का पत्थर हो गया वो। तो जब वो सर्कुलर मोशन कराते हैं हम, तो हमेशा उसे रस्सी में बांध के कराते हैं। कभी आपने ऐसे सर्कुलर मोशन कराया कि आपने एक ईंटा लिया और फेंक दिया और गोल गोल चला गया। और चाइनीज़ मूवीज़ की बात मत करना कि गोली रोटेट करा दी हाथ से मार के, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो
आपने क्या किया, अगर आपको सर्कुलर मोशन कराना था तो आपने उसको रस्सी बांधी और फिर गोल गोल घुमाया, बिना उसके आप सर्कुलर मोशन नहीं करा सकते थे। आ रही बात समझ में? या अगर आप देखें तो जब आपको गोल गोल कस के घूमना होता है तो आप कभी खड़े होकर गोल गोल नहीं दौड़ पाते हैं, आप जब दौड़ते हैं तो आप थोड़ा सा रोटेट झुक के गोल गोल घूमते हैं। या अगर आपने देखा हो, आप बाइक चलाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, तो जब भी आपको गोल टर्न लेना होता है तो आप जिस साइड आपको टर्न लेना होता है आप अपनी साइकिल या बाइक को उस साइड झुका देते हैं। और अगर फार्मूला 1 रेस देखी हो तो आपने देखा होगा उसमें तो इतना झुका देते हैं कि उनकी नीज तक जो है वो रोड पे लगने लगती हैं और उससे चिंगारियां भी कुछ छूटने लगती हैं, लेकिन वो लोग सूट पहनकर इसीलिए बाइक चलाते हैं, है ना। तो समझिए, और अगर कहीं रोड धोखे से चिकना हुआ तो गाड़ी सड़क जाती है ना। या अगर आपका लंगर जो है जिसको आप गोल गोल घुमा रहे हो, अगर बहुत तेज घुमा दो या रस्सी कमजोर है तो रस्सी आपकी टूट जाती है और लंगर सीधा चला जाता है, गोल गोल नहीं जाता, वो सीधा ही जाता है जहां से टूटता है। तो ये बार बार बाहर की ओर चीजें क्यों जाने की कोशिश कर रही हैं? आप अगर अंदर की ओर नहीं झुकाते हो तो आपकी गाड़ी बाहर की ओर जाके गिर जाती है। आप साइकिल अंदर की ओर नहीं झुकाते हो तो, और अगर अंदर की ओर झुकाई भी, कम झुकाई और स्पीड ज़्यादा तेज कर दी, तब भी आपकी साइकिल या बाइक जो भी होगी वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होगी, बाहर की ओर सरक जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? थोड़ा देखो, एक नेचुरल फोर्स होता है। क्या होता है? एक नेचुरल फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जो कि हमेशा जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके ऊपर बाहर की ओर एक फोर्स हमेशा काम करेगा, दैट इज नेचुरल फोर्स। सर्कुलर मोशन में ये फोर्स होता ही है, ये नेचुरल है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये ब्लू पेन बड़ा लाइट रहता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आई बात समझ में? तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है रेडियली आउटवर्ड्स। कैसा? रेडियली आउटवर्ड्स। देखिए ये रेडियस है ना हमारी, ये तो इसी के बिल्कुल सीध में बाहर की ओर लगेगा। जैसे मान लो यहाँ पर होता तो रेडियस ये है तो बिल्कुल ऐसे बाहर की ओर, यहाँ पर होता तो रेडियस ये है तो बिल्कुल इसके बाहर की ओर। तो ये जो फोर्स लगता है ये हमेशा लगता है, कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन करेगा तो इट विल experience a force in radially outwards direction, that is called centrifugal force। तो क्या कहते हैं इसको? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो यहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, ठीक है, यहां पर भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की ओर। तो कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो उसके ऊपर जहां पर भी होगा वो उस समय, तो वहां पर उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की ओर। किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर, ठीक है। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो वैल्यू होती है, प्रूविंग नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि 9th में है नहीं, बस वैल्यू समझ लो। दैट इज mv² अपॉन r। क्या? mv² अपॉन r। जब भी कभी आप सर्कुलर मोशन करेंगे तो आप हमेशा बाहर की ओर एक फोर्स फील करेंगे जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है, ये एक नेचुरल फोर्स है जो कि आता ही आता है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी आप सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करेंगे तो एक फोर्स आएगा जो आपको सर्कल से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, बिल्कुल रेडियस के आउटसाइड डायरेक्शन में, यानी कि रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इसकी वैल्यू होती है mv²/r। अब आप समझो, mv²/r देख रहे हो, r नीचे है यानी कि r फॉर रेडियस है। क्या है? रेडियस है। तो ये जो फोर्स है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसकी मैं आपको फीलिंग के साथ समझा देता हूँ कि कहाँ से आप समझ पाओगे। तो अगर आप अपना कोई भी रस्सी में, थ्रेड में एक पत्थर बांध के गोल गोल घुमाते हो तो आप याद करो जितना तेज आप घुमाते जाते हो रस्सी उतनी ज़्यादा टाइट होती जाती है। रस्सी में जो तनाव है, यानी कि फिजिक्स में उसे टेंशन कहते हैं हम लोग, वो दिमाग वाला टेंशन नहीं कि पेपर आ रहे हैं तो टेंशन। टेंशन मतलब यहाँ पर तनाव जो होता है, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। रस्सी में जो फोर्स लगता है उसे टेंशन फोर्स बोलते हैं, ठीक है।
तो लगातार रस्सी में जो टेंशन होगा यानी तनाव होगा वो लगातार बढ़ता चला जाता है। जितना तेज आप अपने लंगड़ को यानी कि जो बॉब है आपका आयरन नाम आ रहा सॉरी स्टोन है, उसे आप जितना तेजी से गोल गोल घुमाते चले जाओगे, और अगर एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अगर आपने उससे तेज घुमाया तो आपकी रस्सी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखिए ये क्योंकि बाहर की ओर फोर्स लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसको रस्सी अंदर की ओर कैंसिल करा के बैलेंस रखती है। अगर रस्सी नहीं होगी तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, है ना। रस्सी से बांध के, अब बाकी सेंटीमीटर अभी पढ़ाऊंगा मैं कि रस्सी का क्या वहां पर काम है, लेकिन बस ये देखो बाहर की ओर फोर्स लग रहा है ना, तभी तो रस्सी टाइट होती जा रही है। तो रस्सी टाइट क्यों हो रही है? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है वो mv²/r है। इसका मतलब वेलोसिटी ऊपर है यानी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है वो फोर्स। तो जब वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रोपोर्शनलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी मैं लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। जिसको फिजिक्स बेसिक नहीं आते हैं तो अब हम फिजिक्स में धीरे धीरे आगे बढ़ चुके हैं, तो प्लीज अगर आपका फंडामेंटल वीक है तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करिए, आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बाकी लिंक वगैरह सब ऐड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और खोल के देख लीजिए। हम आज से प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर कर देंगे तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, तो mv²/r है। तो यहां पर जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो देखो फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे आप ज़्यादा तेज घुमाते जा रहे हो तो वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहे हो। जब वेलोसिटी इंक्रीज करते जा रहे हो तो आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज करते जा रहे हो। इसीलिए आपकी रस्सी में तनाव क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आ गई बात समझ में। दूसरा, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि रेडियस जितनी कम होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज़्यादा होगा, रेडियस जितनी ज़्यादा होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना कम होगा, क्योंकि रेडियस अपॉन में है। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे अगर आप गाड़ी से जा रहे होते हैं या साइकिल से, तो मान लीजिए अगर आप स्लो मूव कर रहे हैं तो आप पास से मुड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ध्यान कीजिए, जब आप कभी सर्कुलर मोशन कहीं रोड पे टर्न होता है सर्कुलर, तो आप जितनी ज़्यादा तेज स्पीड में होते हैं आप गाड़ी को उतना दूर से टर्न लेते हैं, उतना कॉर्नर से टर्न नहीं लेते हैं, आप किनारे से टर्न लेते हैं जितना ज़्यादा दूर हो सके। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ जाएगी। जब आप दूर से टर्न लेंगे, जैसे यहाँ से ले रहे थे, यहाँ से लेंगे तो यहाँ से ऐसे, तो जब आप दूर से टर्न लेंगे तो रेडियस आपकी बढ़ जाएगी, और जब आपकी रेडियस बढ़ जाएगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपकी गाड़ी के बाहर जाके खिसकने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम जब सर्कुलर मोशन कराते हैं तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कम से कम रखने के लिए हम रेडियस को बढ़ाते हैं और वेलोसिटी को घटाते हैं। टर्न पे जाके स्पीड घटा देते हैं, ये तो ना क्या उड़ा देते हैं। कैसा करते हो कि टर्न आया तो लेते रहिए, एक्सीलरेटर बढ़ा दिया, बड़ा सरक जाओगे बहुत। ठीक है, तो इसलिए जब टर्न आता है तो हम वेलोसिटी घटाते हैं और रेडियस बढ़ाते हैं। वेलोसिटी घटाते हैं, स्पीड घटाते हैं, और रेडियस यानी टर्न का जो रोटेशन होता है उसको बड़ा से बड़ा लेने की कोशिश करते हैं ताकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिनिमम रहे। आई होप समझ में सबको आ गया होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। अब आइए समझिए आगे। तो अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो हमेशा रहेगा। किसी ने सर्कल मारने की कोशिश, सर्कुलर पाथ में मूव करने की कोशिश की नहीं कि ये भाई साहब आ जाएंगे और आपको उठा के फेंकने की कोशिश करना शुरू कर देंगे। तो अगर आपने इसको बैलेंस करने की व्यवस्था नहीं करी, अगर आपने इसको बैलेंस करने का कुछ इंतजाम नहीं किया, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। ये फोर्स आपको उठा के सर्कल के बाहर फेंक देगा। इसीलिए आप याद रखिए, जब आपने लंगड़ बनाया था, यानी कि जो रस्सी में थ्रेड में अपना बॉब बांधकर आप या स्टोन बांधकर आप गोल गोल घुमा रहे थे, तो आपने रस्सी से बांधकर घुमाया था। ऐसे ही नहीं किया ये स्टोन जाओ सर्कुलर मोशन करो कर देगा, ऐसा नहीं होता है। आपने उसमें रस्सी बांधी और उससे, तो रस्सी से हुआ क्या, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा नेचुरली बाहर की ओर, उसको बैलेंस करने के लिए हमें हमेशा एक फोर्स की व्यवस्था कर। तो अगर हम बात करें तो एक और फोर्स आता है इसको बैलेंस करने के लिए जो काम में आता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नेचुरल फोर्स नहीं है। जो मेन फोर्स है जो कि सर्कुलर मोशन में होता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन क्योंकि जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें अब लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर आपको सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कराना पड़ेगा, वरना ये तो लेके उड़ जाएगा, सर्कुलर मोशन आपका कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। तो
तो इसको बैलेंस करने के लिए हमेशा हमको किसी ना किसी इसके अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की ओर एक फोर्स की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसे हम नाम देते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि मैग्नीट्यूड के मामले में बिल्कुल इसके क्या होगा? बराबर होगा। तभी दोनों एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देंगे और ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ पर मूव कर पाएगा। रस्सी वाले केस में देखें तो रस्सी का जो टेंशन था, क्या था? टेंशन था, जो तनाव था, तो रस्सी जो थी वो अंदर की ओर फोर्स लगा रही थी, और जिससे कि ये mv²/r वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, ये क्या हो रहा था? बैलेंस हो रहा था। इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा था। आप स्पीड बढ़ाते गए, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता गया, अंदर रस्सी में टेंशन भी क्या होता गया? बढ़ता गया। एक टाइम आया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतना बढ़ गया कि आपकी रस्सी उसके बराबर का फोर्स नहीं लगा पाई, इसलिए रस्सी टूट गई और सर्कुलर मोशन आपका ब्रेक हो गया, सर्कुलर मोशन फिर नहीं हुआ। ठीक है। और बात करें, अगर आप बाइक के टर्न की बात करें तो बेटा बाइक का टर्न भी करते समय हम इसीलिए अपनी गाड़ी या साइकिल को रोटेट कर देते हैं कि जब आप बेंड कर देते हैं तो जब आप बाहर की ओर आपके ऊपर लगता है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वहां पर इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है कौन? फ्रिक्शन बैलेंस करता है। कौन बैलेंस करता है? फ्रिक्शन बैलेंस करता है। तो वहां पर फ्रिक्शन जो होता है वो अंदर की ओर लगता है। अंदर की ओर जो भी फोर्स आपका लगेगा इसको बैलेंस करने के लिए उसका नाम क्या देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स नाम देते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल के फॉर्म में कौन काम करेगा? फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। अगर रोड चिकनी होगी तो आपको धीरे धीरे निकलना पड़ेगा, वहां से जहाँ तेज निकले तो सड़क जाओगे बाहर की ओर, क्योंकि फ्रिक्शन कम होगा तो आप नहीं सर्कुलर मोशन कर पाओगे। आई बात समझ में? तो इसीलिए फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर हमारा क्या करता है? हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो काम हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया। और सर्कुलर मोशन की हम बात करें, अर्थ की बात कर लेते हैं। ये रही अपने सन भाई साहब, ये रही अपनी धरती माता, माँ सबकी माँ, धरती माँ। ठीक है। तो यानी ये रही अर्थ। क्या रही? अर्थ। तो अर्थ क्या करती है? हम सब जानते हैं कि सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में, एक्चुअली इलिप्टिकल पाथ में, दैट इज इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है वो टेक्निकली बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल है ना, लेकिन क्वाइट सर्कुलर आप मान सकते हैं भी। ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है हमारी अर्थ। तो जब अर्थ सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इतनी बड़ी अर्थ, मास कितना ज़्यादा, काफ़ी तेज़ी से मूव करती है। सन कितना दूर है? बहुत दूर है। और एक साल में अर्थ जो है वो पूरे सन का चक्कर काट लेती है 365 होल 1/4 ईयर्स में, सबको पता है। तो एक साल में जब चक्कर काट लेती है तो सोचो अर्थ कितना तेज सन के चारों ओर घूम रही है। जब अर्थ सन के चारों ओर इतना तेजी से घूम रही है तो अर्थ के ऊपर mv²/r का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो अब अर्थ तो इस हिसाब से उड़ जानी चाहिए, जैसे लंगर टूट जाता है एक टाइम पे, और अर्थ भी ऐसे टूट के खो जानी चाहिए यूनिवर्स में, लेकिन खोती तो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स की भगवान जी ने व्यवस्था कर रखी है। भगवान ने क्या व्यवस्था करी? भगवान ने एक और नया फोर्स बना के दिया हमको, ग्रेविटेशन। क्या नाम बना के दिया? ग्रेविटेशन। हम सबको पता है ग्रेविटेशन के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, आगे चैप्टर है आपके ग्रेविटेशन। लेकिन इतना तो पता ही होगा कि दो ऑब्जेक्ट से भी, जैसे अर्थ जो है हमको अपने नीचे की ओर खींचती है अपनी तरफ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जिनमें वजन होता है, मास होता है ना, तो मास जिनमें भी होता है तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, नेचुरल फोर्स है, जिसे ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो अर्थ और सन के बीच में भी ग्रेविटेशन लगता है। तो सन जो है वो अर्थ को अपनी ग्रेविटी से अंदर की ओर खींचता है। क्या करता है सन? जो कभी आपने सोचा कि दुनिया में जितने भी यूनिवर्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो देख रहे हो, तो जो है मून है वो अर्थ का चक्कर लगाए पड़ा है, अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाए पड़ी है, जो सन है वो अपनी गैलेक्सी में चक्कर लगाए पड़ा, गैलेक्सी जो है और चक्कर लगाए पड़ी, जिसको देखो चक्कर ही लगाए पड़ा है। इससे क्या समस्या है भाई? रुक नहीं सकते हैं क्या? हैं? लेकिन चक्कर लगाए पड़े। क्यों चक्कर लगाए पड़े? समस्या है। देखो क्या समस्या है, आओ देखो। मान लो कि अर्थ यहां पर है, अब अर्थ मान लो चक्कर नहीं लगा रही, अर्थ बोली नहीं हमें घूमने फिरने का शौक नहीं, आज हम बैठेंगे आराम से, बैठ गई। अब ये बैठ गई तो ग्रेविटेशन लगेगा, ग्रेविटेशन तो लगता रहेगा। सन कहेगा अच्छा बैठी हो, इधर आओ, अपनी तरफ घसीट लेगा। धरती माँ सन की हो गई। ठीक है। थोड़े दिन बाद अर्थ जो है वो सन से टकरा जाएगी, अपन भी टकरा जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, शीशा लेदर हो जाएगी। ठीक। तो इसलिए सर्कुलर मोशन करना, अब इसलिए अर्थ ने क्या किया? सर्कुलर मोशन करना शुरू किया। सर्कुलर मोशन से क्या आराम मिली? सर्कुलर मोशन जैसे हुआ तो बाहर की ओर आपके पास आया एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
जो कि था mv²/r। ग्रेविटेशन को जिसने क्या कर लिया, आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लिया, और अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हुए एक जगह पे स्टेबल रह पाती है, अपनी ऑर्बिट में स्टेबल रह पाती है। अगर सर्कुलर मोशन नहीं करेगी तो ग्रेविटी की वजह से सन जो अर्थ जो होगी वो सन में गिर जाएगी। अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो अर्थ खो जाएगी, बहुत दूर चली जाएगी, यूनिवर्स में कहीं खो जाएगी, ठंडा हो जाएगा सब कुछ, रोशनी नहीं आएगी, सन की लाइट नहीं आएगी, तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं। तो वो तो दोनों चीज़ समस्या। तो इसीलिए क्या करती है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है, तो उधर सर्कुलर मोशन का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इधर ग्रेविटी का ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों मिलकर एक दूसरे को काट कूट के खत्म कर देते हैं, और अर्थ अपना चुपचाप शांति से इस सर्कुलर पाथ पे जीवन भर लगातार क्या कर रही है, मिलियंस ऑफ ईयर से रोटेट कर रही है। आई बात समझ में। इसी तरह से दुनिया के और भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर वो सर्कुलर मोशन नहीं करेंगे तो उनको क्या करेगा, जो भी उनके जिसका भी वो रोटेशन कर रहे हैं, वो जो मून होगा या उनका जो प्लैनेट होगा, कोई भी होगा, तो वो उनको अपनी ग्रेविटी से अपनी ओर अट्रैक्ट करके अपने में मिला लेगा, अपने में क्या कर लेगा, मिला लेगा, तो वो अलग नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वो सर्कुलर मोशन करते रहते हैं ताकि वो अपने ऑर्बिट में क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। हमारी बात समझ। इसीलिए पूरे यूनिवर्स में सर्कुलर मोशन होता रहता है, क्योंकि ग्रेविटी तो हर जगह है, स्पेस में बस एक ही फोर्स है मेनली, वो क्या है, ग्रेविटी तो है, बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी हैं, मतलब मेन ग्रेविटी फोर्स है, बाकी तो सब कुछ है वहाँ पर। खैर, लेकिन हमारी मेन ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से ही ये यूनिवर्सल स्टेबिलिटी बनी हुई है। आई बात समझ में। तो आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो दैट फोर्स विच कैंसिल्स द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड्स होती है। कैसी होती है, रेडियली इनवर्ड्स होती है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा, क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल्स को बैलेंस करता है, और सेंट्रीफ्यूगल हमेशा कैसा होता है, बाहर की ओर होता है, इसलिए सेंट्रीपिटल हमेशा किधर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन हमारा होता है। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा डिटेल में बेटा नहीं जाएंगे अब हम। सर्कुलर मोशन है तो बड़ा मज़ेदार चैप्टर, लेकिन इसके बारे में बाकी डिटेल जो है हम लोग 11th में पढ़ेंगे। पहले 2 साल धीरे धीरे, पहले 9th करते हैं, फिर 10th कराते हैं तुमको। जब 10th में अच्छे नंबर ले आओगे, कुछ हमारा नाम रोशन कर दोगे, इसके बाद फिर आगे हम लोग 11th में सर्कुलर मोशन को और डिटेल में पढ़ा जाएगा। फ़िलहाल आज से हमारा जो मोशन है वो ख़त्म होता है, और क्योंकि हम लोग अभी नए हैं यूट्यूब पर, सभी लोग को पता है, तो अभी हम लोगों ने पहली बार एक चैप्टर हम लोगों ने मैथ्स का ख़त्म किया है, दैट वाज नंबर सिस्टम, है ना। तो नंबर सिस्टम था, तो नंबर सिस्टम हमने ख़त्म कर दिया। हमने फिजिक्स में मोशन ख़त्म कर दिया, और अब हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। तो प्लीज़ कैसा लगा हमसे पढ़कर, मेरी फिजिक्स आपको कैसी लगी, ये मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर कर ज़रूर बताइए। आजकल व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो यार अच्छा लगे तो देखो, सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगे तो लाइक करो। ख़राब लगता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, प्लीज़ डिसलाइक करिए, लेकिन कुछ तो करिए, ठीक है। मुझे डिसलाइक से दिक्कत नहीं है, मुझे लाइक से खुशी, खैर खुशी तो है ना, लाइक करोगे तो खुशी सबको होती है, लेकिन लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, अच्छा बुरा जो मर्जी हो करो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।